Hello everyone. Welcome to Academy Baba. I'm Bhavna Singh, your biology teacher. So, already we have studied सेल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, हिस्ट्री हमने पढ़ी थी और प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स ये सारी बातें हमने कर ली थी, ठीक है, अपनी लास्ट क्लास में। अब हम मूव करेंगे कि ये सेल के अंदर क्या होता है। आपने सब पढ़ लिया कि चलो मैम सेल ये होता है, इसकी ये हिस्ट्री है, ऐसे आया सेल, इसने डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ें तो हम ऐसे ही जानते थे। अब ये बताओ कि सेल के अंदर क्या है, अब उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक है हमारा साइटोसोल, दूसरा है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, एक साइटोसोल है, एक साइटोप्लाज्म है। अगर मैं बात करूं साइटोसोल और साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है वो होता है साइटोसोल। मतलब साइटोसोल जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, फ्लूइड पार्ट। क्या होता है, फ्लूइड पार्ट। और यहीं पे अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूँ तो इसके अंदर ऑर्गेनेलिज भी होंगे, वो फ्लूइड भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, सब चीजें होंगी और साइटोसोल भी होगा जिसको हम फ्लूइड पार्ट बोल रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म का एक कंपोनेंट है साइटोसोल। मेन साइटोप्लाज्म क्या है, पूरा मटेरियल ऑर्गेनली सब कुछ जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, अब एक होता है साइटोप्लास्ट, एक होता है प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, ये आपका जवाब है, कमेंट्स में बताइएगा व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, डायग्राम से आई थिंक सो आप लोग को समझ आना चाहिए, बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं। As you can see, what is the definition of cytoplasm? Cytoplasm की definition क्या बोली थी? Cytoplasm is the entire content within the cell membrane including nucleus. अगर हम न्यूक्लियस को निकाल देंगे, उसके अलावा जो पूरा कंटेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या हो गए, द फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको साइटोसोल बोलते हैं। स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये सारे ऑर्गेनेली किस में आएंगे, साइटोप्लाज्म में। इंक्लूजन्स क्या क्या होंगे, हम नॉन लिविंग सब्सटेंसेज लाइक पिगमेंट, लिपिड्स, ड्रॉपलेट, क्रिस्टल्स, इन सबको भी क्या बोलेंगे, इस ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। अब मैं बात करूँ फंक्शंस की, तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होगा, इट प्रोवाइड अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेली टू रिमेन सस्पेंडेड। अब कोई चीज़ एक जगह पे रहनी चाहिए ना, तो उसके आसपास उस फ्लूइड में, अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आप एक पॉट देखते हो, ठीक है, बाथ टब पानी का। अब उसमें मैं बॉल डाल रही हूँ, वो बॉल उधर फ्लो क्यों कर रही है उसमें एरिया में, क्योंकि उसके उधर क्या है, वाटर है। ठीक है, सेम सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्मा है। तो इसलिए ऑर्गेनेलिज अपनी अपनी जगह पे होते हैं, या फिर जो भी प्रॉपर अपना रिमेन वहां पे रहते हैं, वरना तो वहां से कहीं चले जाएंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, साइट फॉर मेनी मेटाबॉलिक पाथवे इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, हम क्या बोलते हैं, दो प्रोसेस होता है। ठीक है, एक मेटाबॉलिज्म हम पढ़ते हैं जो कि हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटा माइनस याद रखना और एना प्लस याद रखना। ठीक है, इसको हम इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। आपको फिलहाल ये याद रखना है, ये एक तरीके से सिस्टम में केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, उसको हम मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक पाथवेज बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस होती है। वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है मटेरियल को, इधर से उधर जाने में। अब पानी है तो पानी की वजह से तो बैलून इधर उधर तैरते हुए रहते, तो वो ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं बात करूँ अगर आपसे साइटोसोल की। साइटोसोल इज अ लिक्विड और एक्वस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोसोल क्या है, एक लिक्विड या फिर एक्वस पार्ट है। ठीक है, मैंने कहा था एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट है, साइटोसोल। अब इस किससे मिलके बना हुआ है, तो वाटर मेजर कंपोनेंट, आयन में पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, ये सब सारे होते हैं। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में लाइक प्रोटीन, एंजाइम, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये सारे क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, साइटोसोल में। ठीक है, जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ऑफ कोर्स अब प्रोटीन एंजाइम्स ये सब है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी होंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होगा। ठीक है, इसके अलावा सिग्नल ट्रांजक्शन, मतलब पाथवे फॉर सेलुलर सिग्नलिंग, सिग्नलिंग को इधर से उधर पाथवे में क्या करता है, साइटोसोल हेल्प करता है, क्योंकि फ्लूइड है, फ्लूइड हेल्प करता है मूवमेंट्स में। ठीक है, मेंटेन शेल शेप एंड कंसिस्टेंसी। अब हम देखते हैं कि अगर कोई जेली है, जेली का एक शेप होता है,
ठीक है। तो वैसे ही साइटोसोल क्या है, फ्लूइड है जिसका कोई शेप मेंटेन करता है। एक सेल का, एक सेल स्क्वायर होता है, एक सेल सर्कल होता है, तो सर्कल और स्क्वायर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, साइटोसोल करता है, वो फ्लूइड करता है। ठीक। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एज हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्मा में ऑर्गेनेलिज भी आएंगे, इंक्लूजन्स भी आएंगे, बट साइटोसोल क्या है, सिर्फ एक फ्लूइड पार्ट है। फंक्शन इन्वॉल्व्स इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज। अब ऑर्गेनेलिज है तो ऑफकोर्स बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे, बट जो साइटोसोल है वो मेन क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन और मेंटेन सेल इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेनिंग करने का काम किसका है, साइटोसोल का है। आई होप, आई थिंक सो आप लोग को साइटोप्लाज्मा और साइटोसोल के बीच में समझ आ गया होगा क्या मेन डिफरेंस है। दोनों अलग चीज है, सेम चीज नहीं मान रही है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। व्हाट इज न्यूक्लियस, सबसे बड़ा वर्ड याद रखना, ब्रेन। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मतलब मेन जो सेल का सेंटर है, सेल का मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो किसका, कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस क्या हो गया, हमारा ब्रेन हो गया। जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन मेन फंक्शन देखता है कि पूरी बॉडी में सब चीज सही से हो रही है नहीं, सेम सेल का सब चीज प्रॉपर देखने का काम किसका है, न्यूक्लियस का। अब एक बार शॉर्ट में अगर देखें तो इसमें डीएनए होता है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, बाकी कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज और को, ये सारा काम। जैसे ब्रेन हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चर में बात करूँ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस होता है जहाँ पे राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है। क्रोमेटिन भी होता है जो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। अब इन सब चीज़ों को हम एक डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉपर न्यूक्लियस को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। आप जैसे इस डायग्राम को देख सकते हैं, क्या दिख रहा है बच्चा, एक न्यूक्लियस दिख रहा है हमें, गोल्जी, ये आसपास स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर, बट हमें मेन काम किससे है, हमें मेन काम इस न्यूक्लियस से, ठीक है। हमें इस न्यूक्लियस को पकड़ना है कि जो इस सेंटर में ऐसा फंक्शन क्या कर रहा है, कर क्या रहा है ऐसा, ठीक है। पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो एज यू कैन सी, हम किसकी बात करें बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। अब एक आप ये देख सकते हो, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसके सराउंडिंग में क्या दिख रही है मुझे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है। क्या दिख रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है, न्यूक्लियर पोर्स है, ठीक। और अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन में भी दिख रहा है आपको, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या जा रहा है, न्यूक्लियोलस है इधर, क्रोमेटिन फाइबर्स, डिफ्यूज, कैरियोप्लाज्मा जो न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को बोलते हैं, ठीक है। फिब्रिल्स हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। अब ये है क्या स्ट्रक्चर्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप की। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है। एनवेलप हम देखते हैं, एक एनवेलप होता है कवर करा हुआ, जैसे ये शादी ब्याह में मिलता है ना एनवेलप, खुश होते हैं हम बड़े, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप, तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है सेपरेटिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब बाहर न्यूक्लियस के क्या है, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये क्या है, साइटोप्लाज्म। इसको सेपरेट करने के लिए कुछ होना चाहिए, वो क्या है, हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए और प्रोटीन। अब यहाँ से मॉलिक्यूल्स अंदर या फिर बाहर जाने का काम करते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अंदर बाहर जो जाने का काम करते हैं उसको हम किसके थ्रू करते हैं, वो न्यूक्लियर पोर्स। और कौन क्या क्या अंदर जाता है, आरएनए, प्रोटीन, ये सब आना जाना करते रहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कनेक्ट टू ईआर। ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, यहाँ पे बना हुआ होता है ऐसे ईआर का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस टाइप से ईआर का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब बात करें न्यूक्लियर प्लाज्म, क्या है, जेली फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होना चाहिए, तो न्यूक्लियर प्लाज्म जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए, प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स याद आ रहा है कुछ, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, ये सब सारी चीजें हैं, हम पढ़ेंगे सब चीजें। हम डीएनए को पढ़ेंगे, आरएनए को पढ़ेंगे, प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, ये सब के अंदर बहुत इन डिटेल फंक्शन है। ये सारा काम कौन क्या करते हैं, ये सब जेनेटिक मटेरियल के अंदर में काम आते हैं। जेनेटिक मटेरियल के बारे में आप लोग पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हाउसेस क्रोमेटिन which condense into chromosome during cell division। कैसे क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है सेल डिवीजन में, वो भी अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है, डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, डिस्पर्स ड्यूरिंग नॉन डिवीजन एंड कंडेंस इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक बार के लिए आप ये लाइन पढ़े, बट हम इसको डिस्कस भी करेंगे। न्यूक्लियस क्या है, डेंस रीजन वेयर राइबोसोम आरएनए सिंथेसाइज एंड राइबोसोम असेंबल बिगिंस। अब ये क्या है, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा बन रहा है आरएनए। क्या बन रहा है बेटा, आरएनए। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए बन रहा है,
ठीक है। न्यूक्लिक एसिड नेटवर्क ऑफ फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनाइजिंग क्रोमेटिन। एक सेल डिवीजन होता है, उसमें क्या फाइबर्स की जरूरत पड़ती है, स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, जो की जरूरत पड़ती है एक स्ट्रक्चर बनाने में, सेल को डिवाइड करने में भी जरूरत पड़ती है फाइबर्स की और की, तो वो सब की जरूरत है किसमें, सेल डिवीजन। तो एक न्यूक्लियस क्या है, सेल डिवीजन का मेन बेस है, वो डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगी, सेल डिवाइड होगी तो डीएनए। हम देखते हैं हमारे पास कुछ क्रोमोसोम्स आते हैं हमें मम्मी से, कुछ आते हैं हमें पापा से, कहते हैं ना ये जीन्स आपके इस मम्मी से आए हैं, ये आपके पापा से, आपके हेयर्स आपकी मम्मी जैसे हैं, आपकी आँखें आपके पापा जैसी है। तो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास पहुंचते हैं फ्रॉम मदर एंड फादर। तो वो किसकी वजह से पहुंचते हैं, इस न्यूक्लियस की वजह से। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफर होता है हमारे पेरेंट्स से हम में, और हमसे नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ये है क्रोमोसोम। अब ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर निकलता हुआ ये, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कैसे बना, अब ये डीएनए, डीएनए है, डीएनए को कंडेंस कर दिया, हिस्टोन, मैंने बताया था हिस्टोन प्रोटीन के साथ रोटेट हो जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हो एक हिस्टोन ऑक्टामर बन रहा है, मतलब प्रोटीन के साथ मिल रहा है, डीएनए प्रोटीन एक दूसरे के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वो क्या बन रहा है, क्रोमेटिन, एक पतली सी थ्रेड। अब बहुत सारी थ्रेड को मिक्स कर दो, एक ऊन बन जाएगा, वो ऊन क्या हो जाएगा, हमारा क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस चलता है न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक। डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, डीएनए से आरएनए हम इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन जो बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस चलता है, पढ़ेंगे इस प्रोसेस को कैसे होता है हमारे हेरिडिटी और वाले चैप्टर में। अब क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से आया डीएनए, डीएनए जो ये आगे जाके बना मैसेंजर आरएनए, ओपन हुआ, मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकला, बाहर निकल के वो मिला किससे, इससे राइबोसोम, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तभी तो कहते हैं राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो यहाँ पे मिला वो आरआरएनए से, फिर आरआरएनए जाके क्या करता है, ये पूरी एक प्रोटीन की चेन बनाता है। प्रोटीन किससे मिलके बनता है बच्चा, प्रोटीन बनता है हमारा अमीनो एसिड से मिलके, तो ये क्या है, एक अमीनो एसिड्स की चेन है, जो चेन क्या बना रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि क्या है, प्रोटीन। सारी चीजें हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू अच्छे से सब समझ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का, हाउस इज डीएनए विच इनक्लोज इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, अब कंट्रोल विच जीन्स आर एक्टिव एंड डिटरमाइनिंग विच प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस। ऑफ कोर्स डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, डीएनए में क्या है, जीन्स है। अभी कौन से जीन्स इनकोड करेंगे, मतलब कौन से जीन्स ट्रांसफर होंगे आगे जाके प्रोटीन बनाएंगे, वो सारी चीजें हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन वो भी हमारा न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में सेल डिवीजन होगा तब डीएनए रेप्लिकेट होता है। ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया था, डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए व्हिच गाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि आगे फर्दर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम असेंबली, न्यूक्लियोलस असेंबल राइबोसोमल सबयूनिट एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म, अब आगे जाके वो साइटोप्लाज्म में जाता है, न्यूक्लियस से तो बाहर निकलता है, हमने देखा था अभी न्यूक्लियस को लीव करता है वो। ठीक है, और ये पूरा क्या होता है, इंश्योर करता है कि प्रॉपर सेल डिवीजन हो रहा हो, प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल दोनों सेल्स के पास जा रहा हो, डीएनए न्यूक्लियस दोनों सेल्स के पास पहुंच रहा हो। सेल डिवाइड होगी तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो डीएनए भी डिवाइड होगा या रेप्लिकेट होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, फंक्शंस है सारे। लास्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, अब ये हो क्यों रही है, क्योंकि हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है सेल साइकिल, हमारे अंदर सेल डिवीजन होना चाहिए, सेल्स बार बार डिवाइड होनी चाहिए। ओवरसीज ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, सेल डिवाइड नहीं होगा तो हमारी सेल्स खत्म हो जाएंगी, बॉडी में सेल डैमेज भी होती है, सेल एक बार के बाद उसकी सेल डेथ भी होती है, तो सेल्स बनते रहना चाहिए। सेल डिफरेंशिएशन, सिलेक्टिव जीन्स एक्सप्रेशन अलाउ सेल्स टू स्पेशलाइज इनटू डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स में स्पेशलाइज होते हैं। जैसे लिवर के सेल्स का काम क्या होगा, बायोजूस सिक्रीट करना, अलग काम होगा। ब्रेन्स के सेल्स का काम क्या होगा, अलग होगा। हार्ट के सेल्स का काम क्या होगा, अलग होगा। तो सब सेल्स का काम अलग है, तो उसके हिसाब से उसके जीन एक्सप्रेशन भी अलग होंगे, अलग तरीके के प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है,
responds to external stimuli, adjust gene expression based on the signals like hormones और environmental factor। अब बाहर के फैक्टर से बहुत फर्क पड़ता है जीन्स में भी, डीएनए में भी चेंज आता है, बट वो बहुत कम आता है, बट चेंज आता है। तो बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे डीएनए में भी चेंज आ सकता है, उसकी वजह से जीन्स एक्सप्रेशंस में भी चेंज हो सकता है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ आई हो। हमने न्यूक्लियस की बात की है, हमने उसके फंक्शंस पढ़े हैं, हमने उसका स्ट्रक्चर देखा है, कैसे डीएनए आरएनए प्रोटीन बन रहा है इस न्यूक्लियस के अंदर, इतना कॉम्प्लेक्स सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ना है, समझे? स्ट्रक्चर प्रॉपर, न्यूक्लियस प्रॉपर, सारे अच्छे से नोट्स आपको मिल रहे हैं, आप इस नोट्स को अच्छे से लिखें और अच्छे से पढ़ें। सो हैव अ गुड डे। आई होप आपकी क्लास अच्छी रही हो, आगे आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू।